देखो आज हम एसक्यूएल पे बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज डेटाबेस, तो वी कैन सिंपली से दैट अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा दैट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ठीक है। डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसमें हम सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये एक हम स्टूडेंट टेबल कंसीडर करते हैं। सपोज दिस इज एंड इन अ टेबल वी हैव रोज एंड कॉलम्स। ठीक है। सपोज दीज आर द कॉलम्स। तो कॉलम के नेम्स होंगे जिनको हम फील्ड्स भी कहते हैं, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। तो लाइक रोल नंबर, ठीक है, नेम, लेट्स से मार्क्स एंड कोर्स। ठीक है। तो दीज आर द कॉलम नेम्स और यू कैन से फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। ये होते हैं हमारे एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब सपोज इसमें हम एक रिकॉर्ड को फिल करते हैं। तो लेट्स से मैंने कहा वन, नेम अमन, मार्क्स 95, कोर्स पीसीएम। सपोज टू, मोहित 85 पीसीएम। देन थ्री, अमित मार्क्स 60 कॉमर्स। फोर्थ, दीपक लेट्स से 77 एंड आर्ट्स। ठीक है। तो ये हमारा एक टेबल हो गया है। तो अब इस टेबल में जो भी चीजें हमने डिफाइन करी हैं, ये क्या क्या चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी एक जो रिकॉर्ड होता है, तो दिस इज कॉल्ड रिकॉर्ड। ठीक है। इसको हम कहते हैं रिकॉर्ड। ठीक है। अब ये जो रोज हैं, मींस जो रोज होती हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है। जैसे ये फर्स्ट रो, ये हमारी रो 1 है, दिस इज रो 2, रो 3 एंड रो 4। तो इनको हम रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इन रिकॉर्ड्स को टपल्स भी कहा जाता है। तो दैट मीन्स अगर ये पूछा जाए कि इस टेबल में कितनी टपल्स हैं, ठीक है, इनको क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स को हम रिकॉर्ड कहिए या टपल कहिए, बात एक ही है। तो कितनी टपल्स हैं इस टेबल में या कितने रिकॉर्ड्स हैं? इसमें टोटल हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं। हेडिंग को काउंट नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगर एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स पूछा जाए कि इसमें फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स कितने हैं, तो 4 फील्ड्स हैं। ठीक है ना। कॉलम नेम्स आर कॉल्ड फील्ड्स या एट्रीब्यूट्स। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये आता है, इससे पूछा जाता है कि कोई भी आप इस तरीके से टेबल दे देंगे हमें और पूछा जाएगा कि इसकी कार्डिनैलिटी और डिग्री बताइए। तो डिग्री एंड कार्डिनैलिटी। ठीक है। तो डिग्री क्या रिप्रेजेंट करता है? डिग्री रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ फील्ड्स। ठीक है ना, कि कितनी फील्ड्स हैं इस टेबल में। तो कितनी फील्ड्स हैं? 4 फील्ड्स हैं। तो दैट रिप्रेजेंट द कार्डिनैलिटी, और सॉरी डिग्री। एंड कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और यू कैन से नंबर ऑफ टपल्स। ठीक है। तो वो भी कितनी है? 4 फील्ड्स है। ठीक है। अच्छा, अगर इस टेबल में मैं एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर देता हूं, सपोज हमने एक और रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया, सपोज 5, सपोज मोहन 66 और सपोज कॉमर्स। तो नाउ इन दिस टेबल there are 5 records are there, तो that means its cardinality become 5। कार्डिनैलिटी क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है कि डिग्री और कार्डिनैलिटी से रिलेटेड। ठीक है।
अच्छा अब जैसे एक चीज़ ये पूछी जा सकती है कि डेटाबेस को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसे अभी हमने प्रोग्रामिंग में पढ़ा था, हमने फाइल मैनेजमेंट सिस्टम को भी पढ़ा, हमने सीएसवी फाइल को पढ़ा, बाइनरी फाइल को पढ़ा। तो डेटाबेस में ही क्यों हम स्टोर कर रहे हैं डेटा को, हम फाइल में क्यों नहीं कर रहे हैं, या बाइनरी फाइल कोई भी फाइल फॉर्मेट में हम डेटा को क्यों नहीं स्टोर कर रहे हैं, हम डेटाबेस को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है या जो एडवांटेज है हमारे डेटाबेस का, वो है डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी। ठीक है ना। डेटा रिडंडेंसी मीन्स जो टेबल में जो भी हम रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं डेटाबेस में खासकर, तो डेटाबेस क्या करता है, डेटाबेस में जो ये टेबल बनी है, ये किसी भी रिकॉर्ड को डुप्लीकेट नहीं होने देता है, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। अब वो जो कंट्रोल है, जो डेटा रिडंडेंसी की जो हम बात करते हैं, उस चीज को डिफाइन किया जाता है कीज के थ्रू। ठीक है। तो सबसे इसमें कीज होती हैं, मतलब डेटाबेस में जैसे हमारे पे कौन कौन सी कीज हैं। एक होती है कार्डिनैलिटी, सॉरी, कैंडिडेट कीज, कैंडिडेट की, देन वी हैव प्राइमरी की, देन ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की। ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम प्राइमरी की। तो प्राइमरी की क्या होती है, इट इज अ की which does not allow the repeated value or the null value in a given column। किसी भी कॉलम में अगर हम किसी भी फील्ड को प्राइमरी की सेट कर देंगे, तो वो फील्ड अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं कर सकता है, और ना ही हम वहां पे नल वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो नल हम वैल्यू की बात करते हैं, नल का मतलब होता है ब्लैंक। ठीक है। तो प्राइमरी की, अब प्राइमरी जो भी हम टेबल डिजाइन करते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले एक फील्ड चूज करते हैं जिसमें हम प्राइमरी की सेट कर सके। ठीक है ना। और जर्नली वो ऐसी फील्ड होती है जो यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। लाइक सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट टेबल, तो we cannot set the primary key on the name field because the name can be repeated in a class। ठीक है ना, नेम रिपीट हो सकता है। सिमिलरली मार्क्स को भी प्राइमरी की सेट नहीं किया जा सकता, कोर्स को भी नहीं किया जा सकता, बट हाँ रोल नंबर को वी कैन सेट एज अ प्राइमरी की। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी को भी फील्ड प्राइमरी बना देंगे, हम प्राइमरी सिर्फ उसी को बनाएंगे जो यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। दैट फील्ड्स कैन बिहेव एज अ प्राइमरी की। ओके। और इन अ टेबल वी कैन सेट ओनली वन प्राइमरी की। ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऐसी टेबल्स होती हैं जहां पे एक से ज्यादा भी प्राइमरी की फील्ड सेट हो सकती है। सपोज अगर मैं इसी स्टूडेंट टेबल में एडमिशन नंबर को भी लेके आ जाता हूं, ठीक है, और ईमेल एड्रेस को मैं लेके आ जाता हूं, ठीक है, तो ये भी कुछ फील्ड्स हैं जो प्राइमरी बन सकती हैं। जैसे एक तरीके से हम ईमेल एड्रेस भी हम ये बात मान के चलते हैं कि हर एक स्टूडेंट का यूनिक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ठीक है ना। या अगर हम जैसे एडमिशन नंबर ले लिया हमने, तो हमने बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया। ठीक है, हमने बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया, या आपका बोर्ड रोल नंबर ले लिया, हमने बोर्ड रोल नंबर ले लिया। तो ये सब क्या है, ये यूनिक वैल्यूज को सेट ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दैट मीन्स कि इस एक टेबल में ये सब चीजें, हमारा एडमिशन नंबर, हमारा बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, बोर्ड रोल नंबर एंड अ नॉर्मल क्लास रोल नंबर, ऑल दीज फील्ड्स कैन बी सेट एज अ प्राइमरी की। ओके। अब कैंडिडेट कीज क्या है और ऑल्टरनेट कीज क्या है। कैंडिडेट कीज होती हैं those fields that can behave as a primary keys in a table are called candidate keys। ठीक है। जो भी फील्ड्स कैंडिडेट बन सकती हैं, ओ सॉरी, प्राइमरी बन सकती हैं टेबल में, उन सभी को हम कैंडिडेट कीज कहते हैं। तो इस स्टूडेंट टेबल के अकॉर्डिंगली हम ये कहेंगे कि जो कैंडिडेट कीज हैं हमारे पास, वो क्या क्या हो सकती हैं।
वो हो सकता है रोल नंबर, ठीक है, वो हो सकता है एडमिशन नंबर, ठीक है, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर और बोर्ड ठीक है, बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, देन बोर्ड रोल नंबर, ये सब हमारी प्राइमरी की बन सकती हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड कैंडिडेट कीज। अब इनमें से किसी एक को हम प्राइमरी बनाएंगे। सपोज हमने प्राइमरी सेट किया, लेट्स से एडमिशन नंबर को हमने प्राइमरी सेट किया, तो दोज fields that can behave as a primary key but cannot set as a primary key are known as alternate keys. So that means roll number, board registration number and board roll number, these are the alternate keys, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमारा फॉरेन की क्या होता है? फॉरेन की को हम कहते हैं इट इज अ नॉन की एट्रीब्यूट which is um, which is behaving as a primary key in one of the table and whose sorry we can say, जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। सपोज हमने कहा लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये एक स्टूडेंट टेबल के फील्ड्स को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। सपोज मैंने कहा रोल नंबर, ठीक है, नेम, मार्क्स और कोर्स, देन कोर्स आईडी, ठीक है, कोर्स आईडी, ये एक हमारी स्टूडेंट टेबल है। एक हमने ली कोर्स टेबल, कोर्स, इसमें हमने लिया कोर्स आईडी, देन कोर्स नेम, ठीक है, और सपोज एचओडी। ये हमने दो टेबल है हमारे पास। नाउ इन स्टूडेंट टेबल सपोज रोल नंबर इज सेट एज अ roll number is set as a primary key in student table, whereas in course table course id is set as a primary key, ठीक है। So now this course id which is in the student table, this course id, ठीक है ना, ये जो course id है, this course id we can say behaving as a foreign key, ठीक है। तो we can say that foreign key is a field or it is a non-key attribute whose values are derived from some other table where it is acts as a primary key, ठीक है ना। जो स्कोर्स टेबल है ये स्टूडेंट टेबल में क्या है, एक नॉन की एट्रीब्यूट है, मतलब इसमें कोई की नहीं लगी हुई है, बट इसकी जो वैल्यूज हैं वो किसी एक अदर टेबल से डराइव्ड है वेयर इट इज बिहेविंग एज अ प्राइमरी की, ठीक है ना। तो ऐसी फील्ड्स को हम क्या कहते हैं, फॉरेन की कहते हैं। तो क्वेश्चन में इस तरीके से आ सकता है कि आपको ये टेबल दे देंगे दो और पूछ लिया जाएगा आपसे कि इनमें से बताइए कौन सी फॉरेन की है या कौन सी की इनमें प्राइमरी की बन सकती हैं, फील्ड्स मतलब, है ना। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा, फॉरेन की एक नॉन की फील्ड है बिकॉज इन द स्टूडेंट टेबल कोर्स आईडी इज अ नॉन की field, okay, whose values are derived from some other table where it is behaving as a primary key. तो this is called the foreign key, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, और इसमें तो जो माई एसक्यूएल, मतलब ये जो हम माई एसक्यूएल पढ़ते हैं, माई एसक्यूएल एक बेसिकली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, जैसे और भी होते हैं हमारे पास अलग। माई एसक्यूएल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर होता है, ठीक है, ओरेकल होता है, ठीक है। तो ये हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है, ठीक है।
उसको मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब हम प्रोग्रामिंग, जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब हम टेक्स्ट फाइल या जो भी हमने फाइल पे जब डेटा को स्टोर किया था तो हमें काफ़ी सारी मैनिपुलेशंस करनी होती थी प्रोग्रामिंग के थ्रू। बट अगर आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं तो आधी ज़्यादा मैनिपुलेशंस जो कैलकुलेशन है या फिल्टर्स हैं या चेक्स हैं वो हम अपने डेटाबेस में ही लगा देते हैं। तो होता यह है कि जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते समय वर्कलोड रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। अच्छा, तो टपल्स और एट्रीब्यूट्स हो गया हमारा। टपल्स हमारे फील्ड्स हो गई, वो कॉलम नेम्स हो, सॉरी रोज हो गई, और एट्रीब्यूट्स हमारे कॉलम नेम हो गए। ठीक है। ओके, डिग्री कार्डिनलिटी कीज हो गई हमारी। ठीक है। अब देखो, अच्छा, अब एक क्वेश्चन और क्या आता है जो ये भी काफी बार पूछा गया है। जैसे एसक्यूएल में कमांड्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो जो कमांड्स हम यूज करते हैं माई एसक्यूएल में, तो वी हैव डीडीएल कमांड्स, दैट इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है। देन वी हैव द डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, and third is TCL, that is transaction control language। ठीक है। तो इसमें अब हमारे पास क्या क्या आ जाता है। जैसे DDL में वी हैव क्रिएट कमांड, ठीक है, ऑल्टर, ड्रॉप। ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी DDL कमांड्स हैं। ठीक है। और DML में हमारे पास आ जाता है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ठीक है, डिलीट। ये हमारी डीएमएल कमांड्स हो जाती हैं। एक रीनेम भी होता है जो हमारा डीडीएल में आता है, रीनेम। ठीक है। टीसीएल में क्या क्या आ जाता है, टीसीएल में वी हैव कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। वैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डीडीएल एंड डीएमएल, ये दो इंपॉर्टेंट है ना। कमिट आपने नोटिस किया होगा कि हमने जब कनेक्टिविटी करते हैं पाइथन में तो हम कमिट को यूज करते हैं, है ना। तो वैसे टीसीएल कमांड्स आपके सिलेबस में नहीं है, आप सिर्फ डीडीएल और डीएमएल पे ध्यान दें। ठीक है। तो ये हमारी कमांड्स हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि ये कमांड्स दे देंगे और बोलेंगे बताइए इनमें से कौन सी डीडीएल है या डीएमएल है, या कोई भी दो कमांड्स लिखने के लिए आ जाएगी एग्जाम में कि डीडीएल की 2 कमांड्स लिखो। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखें। अच्छा, अब एक कैर और वेर कैर में भी डिफरेंस पूछ लिया जाता है। जो डेटा टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं वैसे ही एसक्यूएल में भी डेटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, लाइक हमारे पास न्यूमेरिकलियन, इंटीजर, स्मॉल इंट, ठीक है ना, डबल, डेसिमल, ये सब हमारे डेटा टाइप्स हैं। डेट एंड टाइम के लिए हम डेट डेटा टाइप को यूज करते हैं। ठीक है। और स्ट्रिंग के लिए हम वैर कैर या कैर को यूज करते हैं। तो ऐसे आ जाएगा कि कैर और वैर कैर, इनमें क्या डिफरेंस है। सपोज अगर मैं कैर 10 लिखता हूं और कैर हम वैर कैर 10 लिखते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस ये है कि जो कैर होता है जब ये मेमोरी रिजर्व करेगा तो ये 10 ब्लॉक को रिजर्व कर देगा। ठीक है ना, ये 10 ब्लॉक्स को रिजर्व कर देगा। चाहे हमारे पास इनपुट जो वर्ड आ रहा है वो क्यों ना 4 कैरेक्टर का क्यों ना हो। ठीक है ना, अगर सपोज मैंने कहा अमित नेम आया,
तो अमित नेम ये हो गया। बाकी जो भी हमारे 6 ब्लॉक्स होंगे वो अनयूज्ड रहेंगे। वेयर एज varchar मीन्स वेरिएबल कैरेक्टर लेंथ। ये क्या करता है कि अकॉर्डिंग टू द इनपुट वर्ड ये ब्लॉक्स को रिजर्व करता है। अगर हमने 10 ब्लॉक्स मतलब अगर मैंने अमित नाम पास किया varchar के लिए तो ये मैक्सिमम 10 तक जा सकता है, बट मेमोरी में क्या करेगा ये 4 ब्लॉक को रिजर्व करेगा। अगर सपोज आदित्य आ जाएगा तो जितनी भी उसमें कैरेक्टर्स होंगे उसके अकॉर्डिंगली ये ब्लॉक्स को रिजर्व करेगा। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस इन varchar एंड char। ठीक है, varchar वेरिएबल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। ओके अच्छा, पाइथन में हम कमेंट्स कैसे बनाते हैं? हम हैश से सिंगल लाइन कमेंट्स लिखते हैं, और मल्टीपल लाइंस अगर हमें लिखने होते हैं तो ट्रिपल कोट से हम लिख सकते हैं मल्टीपल लाइंस। इसी तरीके से एसक्यूएल में भी हम कमेंट्स लिख सकते हैं यूजिंग फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक, और कुछ भी हम यहाँ पे लिखेंगे, अगेन क्लोजिंग होगी एस्ट्रिक एंड फॉरवर्ड स्लैश। तो ये कमेंट्स लिखने के लिए यूज होता है। ठीक है, एसक्यूएल में। अच्छा, अब कुछ कमांड्स पे बात करते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए, अगर हमें जैसे मैंने नोट्स भी आपको शेयर करे थे, तो लाइक अगर हमें डेटाबेस को, जैसे क्वेश्चन आ गया राइट द कमांड टू चेंज द डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस को चेंज करने के लिए विल यूज द यूज कमांड। ठीक है ना, हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? यूज कमांड को। हाँ, अरे डेटाबेस चेंज, सपोज अगर मैं एक स्कूल डेटाबेस पे हूँ और मुझे सपोज कोई भी अदर डेटाबेस को ओपन करना है, तो उसके लिए हम यूज कमांड को लिखते हैं। सपोज मैंने लिखा यूज, सपोज मेरे डेटाबेस का नाम है स्कूल। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा? डेटाबेस चेंज कर देगा। ठीक है, अगर मेरे को फिर कोई दूसरा डेटाबेस चेंज करना है तो हम लिखेंगे यूज सपोज SGRR, तो ये क्या करेगा? डेटाबेस चेंज कर देगा। और गिवन डेटाबेस में क्या होंगी? हाँ, इनमें सेमी कॉलन भी आएगा। और इन डेटाबेस में हम क्या करेंगे? हम टेबल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है ना, वो अभी हम चीज देखते हैं। अभी तो फिलहाल आप ये याद रखें कि टू चेंज द डेटाबेस विल यूज द यूज कमांड। ठीक है, अच्छा, अब डेटाबेस को कैसे क्रिएट करा जाता है? तो उसके लिए क्रिएट कमांड को यूज करेंगे, दैट इज क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, और डेटाबेस का नाम आ जाएगा जो भी हम नेम देना चाह रहे हैं। सपोज मैंने SGRR लिख दिया और टर्मिनेट कर दिया, तो ये क्या करेगा? ये डेटाबेस क्रिएट कर देगा जिसका नाम क्या होगा? SGRR। ठीक है, तो ये क्रिएट करने की कमांड है। अब सपोज मुझे टेबल क्रिएट करनी है, एक छोटी सी टेबल क्रिएट करने की कमांड देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो उसके लिए अगेन विल राइट क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हम पास करेंगे, लेट्स से स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद ब्रेसेस पैरेंथेसिस ओपन करेंगे, और अब हम पहले कॉलम नेम लिखेंगे यहाँ पे। तो लेट्स से मैंने लिखा रोल नंबर। ठीक है, और इसको हमने डेटा टाइप सपोज इंटीजर दे दिया। ठीक है, और इसको मैं प्राइमरी की भी सेट कर रहा हूं, तो यहाँ पे उसी के आगे हम प्राइमरी की ऐसे लिख देंगे और कॉमा लगा देंगे। फिर सपोज मैंने लिखा एस नेम इन स्टूडेंट नेम, इसको हमने varchar डेटा टाइप दे दिया। सपोज इसमें हमने साइज हमने 15 दे दिया। ठीक है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट हम नहीं लगा रहे हैं, कॉमा। सपोज फिर हमने मार्क्स लिखा, और मार्क्स को भी हमने इंटीजर बनाया, इसका डेटा टाइप। और इसमें मैंने एक कंस्ट्रेंट लगा दिया, लेट्स से नॉट नल। ठीक है, नॉट नल का मतलब ये हो गया अब कि मैं इस मार्क्स कॉलम में नल वैल्यू सेट नहीं कर सकते। ठीक है ना कुछ हमें वैल्यू प्रोवाइड करना इज कंपलसरी। और लेट्स से हमने सिटी लिखा, varchar, और यहाँ पे हमने डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट भी क्या होता है? ये भी कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो डिफॉल्ट हमने सपोज देहरादून कह दिया। ठीक है,
तो ये क्या करेगा, ये अगर मैं कोई सिटी का नेम नहीं पास ऑन करूंगा तो ये देहरादून सिटी को क्या करेगा, सेट कर देगा। ठीक है, और लास्ट में फिर हम कॉमा नहीं लगाएंगे लास्ट कॉलम में, और इसको या एक और ले लेते हैं, चलिए कोर्स और ले लेते हैं हम, कोर्स लेट्स से varchar, अच्छा इसमें सॉरी मैंने सिटी में नंबर्स नहीं लिखे, सपोज 15 दे दिया इसमें भी, varchar कोर्स में हमने 4 लिख दिया, और अभी हम पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे और टर्मिनेट कर देंगे। तो ये इस कमांड, इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब सपोज ये टेबल का जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ टेबल का स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है, जिसमें हमारे पास पहला कॉलम हमारा रोल नंबर होगा, देन सेकंड इज एस नेम, ठीक है, देन थर्ड इज मार्क्स, ठीक है, देन सिटी, ठीक है, और फिर हमारा कोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इस तरीके से टेबल का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब इस टेबल में, तो ये तो हमारी क्रिएट कमांड हो गई, ठीक है, ये याद रखें, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए ऐसे लिखेंगे और टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें कुछ इस तरीके से लिखना होगा। अब हाँ यस, देखो कुछ कमांड्स को देखते हैं, देखो यहाँ पे सपोज जैसे मेरे को सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट, चलो अच्छा सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं हम, मेरे को ये देखना है कि मेरे इस माई एसक्यूएल में कौन कौन से डेटाबेस क्रिएटेड हैं। तो उसके लिए कमांड होती है शो डेटाबेस, ठीक है, शो डेटा बेसिस, टर्मिनेट करेंगे एंटर। तो इस समय पे हमारे इस माई एसक्यूएल में इन सब नाम की डेटाबेसेस बने हुए हैं, तो ये प्री डिफाइंड होते हैं बेसिकली, है ना। अब मैं अपना एक डेटाबेस बनाता हूं, तो हम कैसे लिखेंगे, क्रिएट डेटाबेस, अच्छा आप स्मॉल कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, केस इनसेंसिटिव होती है माई एसक्यूएल लैंग्वेज। तो क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम हमने SGRR दे दिया, टर्मिनेट। तो देखो क्या लिखा आ रहा है, क्वेरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। ठीक है, अब हमने क्या किया नेक्स्ट, अब मुझे इस डेटाबेस को ओपन करना है, तो विल राइट, डेटाबेस चेंज करना है मतलब, ठीक है, विल राइट यूज SGRR। देखो क्या लिखा आ गया, डेटाबेस चेंज्ड, मतलब कि इस समय पे अब हम SGRR डेटाबेस में हैं। अब इसमें हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, तो सपोज क्रिएट टेबल, ठीक है, स्टूडेंट ब्रैकेट ओपन, अब यहाँ पे वही फील्ड नेम, सपोज रोल नंबर इंटीजर प्राइमरी की, ठीक है, एस नेम varchar 15, और इसको हमने नॉट नहीं, क्या किया था हमने इसका, अच्छा इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं सेट किया था हमने, तो इसको रहने देते हैं। फिर हमने मार्क्स बनाया, मार्क्स इंटीजर, और इसको नॉट नल कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से फिर कोर्स, कोर्स में हमने varchar 4, और सिटी varchar 15, और डिफॉल्ट देहरादून, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे इसको ब्रेसेस क्लोज करे, टर्मिनेट एंटर। तो देखो क्वेरी ओके, 0 रो अफेक्टेड, तो ये अभी हमारी टेबल बन चुकी है, ठीक है, ये हमारी टेबल बन चुकी है। अब सपोज क्वेश्चन ये आ जाए कि राइट द कमांड टू शो और टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। अब अगर मुझे अपने वापस अपनी, सपोज ये नहीं, मेरे को नहीं पता लग रहा है कि मेरे टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, मुझे ये बात फाइंड आउट करनी है। स्ट्रक्चर का मतलब टेबल में फील्ड्स क्या हैं, उनमें क्या कंस्ट्रेंट सेट हो रखे हैं, कौन प्राइमरी है, उनमें क्या डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी हैं, उनके क्या डेटा टाइप्स हैं, अगर मेरे को ये पूरी चीज़ें देखनी है
तो उसके लिए होती है कमांड डिस्क्राइब, ठीक है, डिस्क्राइब टेबल का नाम, दैट इज स्टूडेंट। तो ये देखिए ये हमारा पूरा टेबल का स्ट्रक्चर आ गया है कि हमारे टेबल में क्या क्या फील्ड्स हैं, लाइक रोल नंबर, एस नेम, मार्क्स, कोड, सिटी, ये सब हमारी फील्ड्स हो गई है ना। ये उनके जो भी मैंने अभी टाइप्स डिफाइन करे थे ना, वो सब डेटा टाइप्स आ गए हैं। नल के लिए किसमें नल नहीं अलाउ करेगा, देखो जो प्राइमरी की होती है उसमें ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, नल को नो कर देता है। जैसे एस नेम में यस आ रहा है तो मतलब यहाँ पे हम नल वैल्यू सेट कर सकते हैं। मार्क्स में नो आ रहा है क्योंकि उसको मैंने नॉट नल सेट किया था। कोर्स में यस और सिटी में भी यस। डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट सब में नल होगी, बट हमने सिटी में सेट किया था देहरादून, तो ये आ गया है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया टेबल का। अब नेक्स्ट कमांड हम बात करते हैं रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की। तो अगर मुझे सारी फील्ड्स में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो उसके लिए कमांड है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम दैट इज स्टूडेंट। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज, ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा, राउंड ब्रैकेट, और अब आप इनके लिए वैल्यूज पास कर दीजिए। तो रोल नंबर 1 उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स लिखे हैं। तो पहला हमारा रोल नंबर है, फिर नेम है, तो नेम इज लेट्स से अमित। अब अमित को क्योंकि एक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है तो इनको कोड्स में लिखेंगे, है ना। तो अमित लिख दिया हमने। इसी तरीके से एस सॉरी मार्क्स है तो दैट इज 55, देन कॉमा कोर्स, कोर्स में PCMC, ठीक है, और सिटी लेट्स से हमने लेट्स से सिटी हमने दिल्ली कर दिया, ठीक है। बस राउंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, एंटर। तो देखिए क्वेरी होके 1 रो अफेक्टेड। अगर मैं अब इसी फिर से मैं एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूं, सपोज मैंने अमन लिख दिया, मार्क्स सपोज यहाँ पे 85 कर दिए हैं, कॉमर्स कर दिया है इसको, ठीक है, और सिटी दिल्ली ही रहने देते हैं। अब देखो जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की स्टूडेंट डॉट प्राइमरी, मतलब ये एरर आ गई है। तो एरर क्यों आ गई, देखिए मैंने रोल नंबर को प्राइमरी फील्ड सेट कर रखा है, और अभी हमने समझा कि प्राइमरी फील्ड वो होती है जो डुप्लीकेट वैल्यू को अलाउ नहीं होने देगी, है ना। तो अगर मैं चाहूंगा भी ना सेम वैल्यू इंसर्ट करना तो वो अलाउ ही नहीं करेगा, एरर आ जाएगी। तो इट मीन्स कि हमें रोल नंबर कोई दूसरा देना होगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम रोल नंबर सपोज 2 दे देते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से अब ये भी क्वेरी हो गई, तो ये हमारी टेबल में रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है। तो ये इंसर्ट कमांड हो गई। अच्छा, अगर मेरे से ये कहा जाए, ये तो बात थी कि जब मुझे सारे कॉलम्स में वैल्यू को इंसर्ट करना है। अगर मुझे ये कहा जाए कि लेट्स से रोल नंबर में और नेम में ये 2 वैल्यू मुझे देनी है, और मार्क्स, ये 3 वैल्यूज मुझे देनी है, क्योंकि मार्क्स को हम नल नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि वो नो बोल रखा है उसने, हमने नल नॉट नल सेट कर रखा है। तो 3 फील्ड में जो स्टार्टिंग की 3 है उनमें मेरे को सिर्फ वैल्यू सेट करनी है। तो उसको देखो कैसे करेंगे, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के बाद आप कॉलम नेम्स बताएंगे कि किन कॉलम्स में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो मैंने लिखा रोल नंबर कॉमा एस नेम कॉमा मार्क्स, ठीक है। ये मैंने कॉलम नेम्स लिख दिए, जो लिखे हुए हैं वही लिखेंगे। फिर अब इसके बाद लिखेंगे वैल्यूज, और अब आप कॉलम नेम्स मतलब वैल्यूज प्रोवाइड कर दीजिए। तो लेट्स से रोल नंबर 3, नेम लेट्स से योगेश, ठीक है, देन मार्क्स हो जाएगा लेट्स से अभी फिलहाल, या चलिए 90 मार्क्स दे दिए हमने, ठीक है। टर्मिनेट और एंटर करिए, तो देखिए रो अफेक्टेड, ठीक है ना। ये अब 3 वैल्यूज गई हैं सिर्फ, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी टेबल को डिस्प्ले करते हैं। तो डिस्प्ले कैसे करेंगे हम, तो विल राइट सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। तो याद रखिए जब भी हमें अपनी टेबल पूरे मतलब पूरी टेबल को हमें डिस्प्ले करना है, क्वेश्चन आ जाएगा टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट। तो रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट मतलब ऑल थिंग, ऑल द कॉलम्स, ऑल द रोज वी हैव टू डिस्प्ले। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर करेंगे तो ये देखिए ये हमारी टेबल आ चुकी है। तो ये वर्चुअल टेबल है, ठीक है ना, दिस इज अ वर्चुअल टेबल।
तो इस तरीके से हम टेबल को डिस्प्ले कर देंगे। अगर मेरे को कहा गया कि रोल नंबर, नेम और मार्क्स ये सिर्फ 3 कॉलम दिखाओ, वो भी हम दिखा सकते हैं। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, सपोज चलो अगर मेरे को कहा कि सिर्फ नेम दिखाओ, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस नेम फ्रॉम स्टूडेंट टर्मिनेट। तो ये सिर्फ नेम आ गए। तो दैट मीन्स ये जो एस्ट्रिक हमने लिखा था, एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल कॉलम्स। एस्ट्रिक मीन्स ऑल कॉलम्स, ठीक है। और जो भी कॉलम आप स्पेसिफाई करेंगे तो वो कॉलम आ जाएगा। इस कॉलम का मैं नेम भी चेंज कर सकता हूं, वर्चुअल टेबल में होगा बट एक्चुअल चेंज नहीं होगा, उसके लिए फिर ऑल्टर कमांड यूज करनी पड़ेगी अगर एक्चुअल चेंज करना है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस नेम एज, मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, ठीक है, और एंटर कर दिया। तो देखिए यहाँ पे अब नेम क्या आ गया, स्टूडेंट नेम पूरा लिखा हुआ आ गया। तो ये वर्चुअल हुआ है, क्योंकि अगर मैं फिर से सिलेक्ट एस्ट्रिक पूरी अपनी टेबल को डिस्प्ले करूंगा तो देखिए वहां पे एस नेम ही आ रहा है, ठीक है। तो बस आप सिंपल ये बात ध्यान रखें कि स्पेसिफिक कॉलम्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिलेक्ट के बाद कॉलम नेम स्पेसिफाई करने होंगे। जैसे मैंने कहा एस नेम चाहिए मुझे और कोर्स चाहिए, कहाँ से, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से, एंटर। तो देखिए सिर्फ ये स्टूडेंट नेम और कोर्स, ये 2 कॉलम आ गए। ओके, अच्छा ये एक मिनट, ये योगेश वाले रिकॉर्ड को देखिए, इसमें मैंने सिर्फ 3 वैल्यूज दी थी, एक रोल नंबर दिया था, नेम दिया था, मार्क्स दिए थे। बाकी में देखो क्या हुआ, कोर्स में नल आया, सिटी में हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रखी थी इसलिए देहरादून आ गई। समझ गए बात, अगर मैं कोर्स में भी कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखता तो उसमें भी कोई ना कोई वैल्यू आ जाती, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया पूरा टेबल को या स्पेसिफिक कॉलम को डिस्प्ले करने का काम। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें कुछ और रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये कुछ और रिकॉर्ड हमने इंसर्ट कर दिए, तो अपने टेबल को जरा फिर से एक बार डिस्प्ले करते हैं हम। तो सिलेक्ट पूरी टेबल को एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए ये हमारी पूरी टेबल आ गई है। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे स्पेसिफिक रोज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो लेट्स से मैंने कहा कि मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को शो करो जो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि डिस्प्ले दोज रिकॉर्ड्स हुज सिटी इज दिल्ली। तो विल राइट सिलेक्ट, अब उसने रिकॉर्ड बोला है, तो रिकॉर्ड जब भी बोलेगा ना कि स्टूडेंट रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड, तो दैट मीन्स सारे कॉलम चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, अब वेयर क्लॉज आ जाएगा, तो वेयर इज अ क्लॉज, ठीक है। क्लॉज आप याद रखें, वेयर इज अ क्लॉज, ऑर्डर बाय इज अ क्लॉज, ठीक है, ग्रुप बाय इज अ क्लॉज। तो ये क्लॉज होते हैं हमारे, ठीक है ना, इनको याद रखें। तो वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, टर्मिनेट, एंटर। तो देखिए अब हमें सिर्फ वही कॉलम मतलब रोज रिकॉर्ड्स आए हैं जिनकी सिटी क्या है, दिल्ली है, ठीक है। तो इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल टू नहीं लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, सिंगल इक्वल टू लगेगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सपोज 80 अबव हैं उनका रिकॉर्ड्स दिखाओ, तो हम वो भी कर देंगे। तो एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तो ये 80 से ग्रेटर वाले आ गए। तो मतलब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी यूज कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अच्छा इसी तरीके से अगर कहा जाए कि 70 से लेकर, या इसमें हमारे पास 55, हाँ, अगर हमें कहा जाए 85 से और 100 के बीच के जो मार्क्स हैं उनको दिखाए, शो करना है, तो मतलब रेंज की बात कर रहे हैं हम, तो हम बोलेंगे अब एंड मार्क्स शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 95, सपोज पूरा हम मैक्सिमम कितना 95 है ना, तो 94 ले लेते हैं, ठीक है। हमें मार्क्स क्या करना है, 80 से ज्यादा एंड लेस देन 94, ठीक है। तो इस केस में देखो सिर्फ 85 और 90 वाले आए, ठीक है। तो ये रेंज हो गया। अब जब भी हम मार्क्स रेंज की बात करेंगे ना, तो इसका एक और तरीका भी होता है, दैट इज बिटवीन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन, ठीक है, बिटवीन 80 एंड 94। इसमें ये दोनों वैल्यूज इंक्लूसिव होती हैं, ध्यान रखिएगा, 80 और 94 दोनों इंक्लूसिव होती हैं।
देखो मैं कमांड लिख के ये आउटपुट इसलिए भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि एग्जाम में जैसे सैम्पल पेपर में हमने देखा था कि काफी आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस आ रखे थे, ठीक है ना। तो आउटपुट आपको बिल्कुल इसी फॉर्म में देना होता है, टेबल की फॉर्म में, ठीक है ना। आप इसी तरीके से टेबल बना के आउटपुट शो करेंगे। तो हमने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 80 एंड 94। तो ये भी सेम वही काम करेगी जो हमने ऊपर लिखा था। देखिए सेम वही आउटपुट आया है, ठीक है सर। हाँ यस सर, आउटपुट लिखते हुए हमें ऑर्डर मेंटेन करना होता है? नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, वो कोई इशू नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखो, सपोज मैंने ये कहा, जैसे हम पूरी टेबल को पहले डिस्प्ले कर लेते हैं। सपोज मुझे डिस्प्ले करना है उन स्टूडेंट्स को जिनकी सिटी अमृतसर, लखनऊ और देहरादून है। इन रिकॉर्ड्स को मुझे डिस्प्ले करना है। तो हम कैसे लिखेंगे? विल राइट सिलेक्ट या चलो मैं कहता हूं अमृतसर और देहरादून, ठीक है। तो और उन स्टूडेंट्स की मुझे सिर्फ नेम चाहिए और मार्क्स चाहिए, तो पूरा रिकॉर्ड नहीं चाहिए। तो आई राइट सिलेक्ट एस नेम कॉमा देन मार्क्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, ठीक है। देखिए कमांड्स लिखने का तरीका याद रखें, पहले सिलेक्ट आएगा, फिर कॉलम्स नेम्स आ गए, कॉमा से हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। फ्रॉम रिजर्व वर्ड है, टेबल का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा वेयर, ठीक है। अब वेयर के बाद हम क्या लिखेंगे? वेयर के बाद विल राइट सिटी इज इक्वल्स टू देहरादून, ठीक है, और सिटी इज इक्वल्स टू अमृतसर, ठीक है। टर्मिनेट। अच्छा, एंड नहीं लगाएंगे हम, ये बात ध्यान, क्योंकि एंड बोलेगा दोनों बातें ट्रू होनी चाहिए। अब वो तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि दोनों बातें ट्रू होने का मतलब ये है कि दोनों एक ऐसे स्टूडेंट जिनकी सिटी देहरादून भी हो और अमृतसर भी हो, बट वो तो हमने एक सिंगल वैल्यू दी है ना, तो दैट विल नॉट पॉसिबल। तो दैट मीन्स और लगाएंगे, और का मतलब आइदर दिस विल रिजल्ट ट्रू और दिस विल रिजल्ट ट्रू, ठीक है। तो देखो इसने सिर्फ हमें वही दो नेम दिए जिनकी सिटी क्या है, देहरादून है या अमृतसर है। अगर सिटी भी प्रिंट करना चाहते हैं इनके साथ तो हम सिटी कॉलम भी लिख देंगे। और सर वो वाला कैसे करते थे जिसमें हम बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ। अलग अलग, हाँ हाँ, वेट सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सिटी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आ गया। अब इसका भी एक ऑल्टरनेटिव है, आप अगर इस तरह नहीं लिखना चाह रहे हैं कि आपको बहुत बड़ा लग रहा है ये कमांड, तो हम क्या लिखेंगे? वेयर सिटी इन, ठीक है ना, इन, और यहां पे इस ब्रेसेस में आप सिटीज नेम पास कर दो। तो जो भी आप सिटीज नेम पास करोगे उनको रिकॉर्ड वो शो कर देगा। सपोज मैंने लिखा देहरादून, अमृतसर, ठीक है, और मैंने लिख दिया लेट से लखनऊ, ठीक है। टर्मिनेट किया, एंटर। तो ये देखिए, ठीक है ना, बार बार आपको और या इक्वल टू नहीं लिखना पड़ेगा, आपने सिंपल वेयर सिटी इन, और इनके बाद आप वो लिस्ट पास कर देंगे, या आपने लिस्ट ऑफ वैल्यूज पास कर दी, ठीक है। इसी में अगर मैं सपोज ऐसे लिख दूं नॉट इन, ठीक है, हमने क्या लिख दिया? नॉट इन, तो ये इसका अपोजिट हो गया। तो ये क्या करेगा? इनके अलावा जो भी बचे हैं उन सबको शो कर देगा, ठीक है। समझ गए बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं क्वेश्चन, ये याद रखें इस चीज को, ठीक है। अच्छा, तो नॉट इन हो गया, बिटवीन हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। पहले टेबल को प्रिंट कर लेते हैं फिर से एक बार। अब हम बात करते हैं ऑर्डर, ये वेयर क्लॉज हो गया हमारा, है ना। अच्छा, हम कंडीशंस एक से ज्यादा कॉलम पे भी लगा सकते हैं एक साथ। सपोज मैंने कहा दिल्ली सिटी होनी चाहिए और मार्क्स ग्रेटर देन 90 होने चाहिए या 85 होने चाहिए। उन्हीं स्टूडेंट्स को डिस्प्ले करो whose marks is greater than 85 and their city is Delhi। तो क्या लिखेंगे हम? सिलेक्ट asterisk from student where city is equals to Delhi and marks should be greater than 85, ठीक है ना। तो ये देखो उसने सिर्फ
क्योंकि एक के 55 है, एक के 85 है, तो मैंने इक्वालिटी नहीं दी है, तो इसलिए 85 नहीं आ रहा है, सिर्फ 95 वाला आ रहा है। तो हम एक से ज़्यादा कंडीशंस को भी लगा सकते हैं। वही देखो, सेम वही प्रोग्रामिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि एक से ज़्यादा कंडीशन को यूज़ करने के लिए हम क्या लगाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। वही एंड हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। अब ऑर्डर बाय में हम क्या करते हैं, हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने रिकॉर्ड को सॉर्ट करते हैं। तो सपोज मैंने कहा कि ये जो नेम्स हैं मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो विल राइट मतलब डिस्प्ले द रिकॉर्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर नेम। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, ऑर्डर बाय सपोज हमने ऑर्डर बाय किस पे सेट करना है, हमें नेम्स में, एस नेम, ठीक है, टर्मिनेट। अच्छा, असेंडिंग में करना है तो ए एस सी, टर्मिनेट, एंटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, है ना। तो आप देख रहे हो अब ये नेम्स हमारे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं। पहले ए आदित्य आ गया, अमन, अमित, हैरी, हितेश, योगेश, ठीक है। अच्छा, ये जो ए एस सी लिखते हैं ना, ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, अगर डिफॉल्ट होता है, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी असेंडिंग ही करेगा। और अगर डिसेंडिंग चाहिए तो डी ई एस सी लिख देंगे हम, ठीक है। और अब देखो इसने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए याद रखना ये बात। ऑर्डर बाय मैक्सिमम चांस, मतलब आएगा ही आएगा, चांसेस नहीं, आएगा ही है, ठीक है ना। ये ध्यान रखें ऑर्डर बाय क्लॉज को। अच्छा, तो ये ऑर्डर बाय हो गया। किसके लिए? डिस्क्राइब के लिए। हाँ, वहां पे जैसे मैंने टेबल को डिस्क्राइब किया था ना पीछे प्रीवियस स्टेटमेंट में, ये कहाँ किया था हमने, ये। तो जैसे मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब लिखा था, तो मैं DESC भी लिख देता ना तो भी काम, मतलब ये डिस्क्राइब कर देता टेबल को। तो इसीलिए मैंने, वो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा नाम डिस्क्राइब लिखा। अब डिस्क्राइब याद रखो, ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे DESC नहीं लिखा था वहां पे। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज हो गया। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर बाय। हाँ जी, बताइए। तो जो आपने अभी वो भेजा था फाइल, उसमें एक जगह था ऑर्डर बाय और दो नाम थे, मतलब लाइक ऑर्डर बाय नेम और मार्क्स ऐसे करके था। हाँ, ठीक है। तो सर उसका मतलब मुझे समझ नहीं आया कि उसमें कैसे आता है फिर आउटपुट। हाँ देखो, सपोज हमने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय मार्क्स, ठीक है, ऑर्डर बाय मार्क्स, कॉमा एस नेम। तो देखो इसमें दोनों में हमने, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर को मैंने फॉलो किया है, तो इसने एक मिनट रुको जरा, नेम मार्क्स, मार्क्स को अरेंज किया है इसने सिर्फ। उसमें दोनों कुछ और कमांड, ग्रुप बाय वगैरह तो नहीं लगा हुआ था उसमें। एक मिनट रुको, देखते हैं, एक मिनट रुको, ठीक है। सेकंड वाली कमांड्स को ये क्या करेगा, इग्नोर करेगा, क्योंकि देखो मैंने मार्क्स लिखा ना पहले, तो ये मार्क्स के अकॉर्डिंगली कर दे रहा है। क्योंकि सेकंड हम लगाएंगे तो वो तो अरेंजिंग हो ही नहीं पाएगी ना उस तरीके से, क्योंकि मार्क्स को वो ऊपर लेके आएगा। मार्क्स मेरा सबसे छोटा 35 है। अब अगर मैं असेंडिंग नेम देखूंगा तो वो तो आदित्य हो गया। तो सर अगर हम पहले एस नेम और फिर मार्क्स लिखेंगे तो नेम तो के वो साथ नेम के करेंगे। अकॉर्डिंगली कर देगा, हाँ, तो ओके वो सर। नेम के अकॉर्डिंगली कर देगा। अगर हम ऐसे करें मार्क्स, तो देखो अब उसने नेम्स के अकॉर्डिंगली कर दिया, ठीक है। यस। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे ऑर्डर बाय क्लॉज हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्रीगेट फंक्शंस। तो एग्रीगेट फंक्शंस में सबसे पहले आता है, सपोज मुझे डिस्टिंक्ट सिटीज देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्टिंक्ट कमांड। तो हम कैसे लिखेंगे, हम विल राइट डिस्टिंक्ट सिटी, फ्रॉम स्टूडेंट,
ठीक है, तो टर्मिनेट, एंटर। तो देखिए डिस्टिंक्ट क्या करेगा, हमें रिपीटिशन नहीं दिखाएगा उस वैल्यू की, ठीक है, डिस्टिंक्ट वैल्यू को शो करेगा। अच्छा इसी तरीके से ऑल भी होता है, जैसे बाय डिफॉल्ट तो वो ऑल ही दिखाता है, अगर मैं ऑल सिटी करूंगा तो वो सभी दिखा देगा, है ना, अगर मैं ऑल लिखूंगा भी नहीं तो भी वो मेरे को ऑल ही दिखाएगा, ठीक है। अच्छा तो एग्रीगेट फंक्शन जैसे हमारे क्या क्या है, सपोज मैंने एक लिखा, सपोज हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इन सारे मार्क्स का सम करना है, तो उसके लिए सम एक एग्रीगेट फंक्शन है हमारा, विल राइट सिलेक्ट सम, और इस सम में हम किसका सम करना है, हमें मार्क्स का सम करना है, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट, तो विल राइट सिलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, एंटर किया तो ये देखो 410, मतलब इन सब का सम आ गया ये, ठीक है। अच्छा इसी तरह से मैक्स और मिन भी होता है, तो लेट्स से मैंने लिखा मैक्स मार्क्स, तो ये देखो मैक्सिमम मार्क्स दिखा देगा। अगर मैंने कहा कि मेरे को दिल्ली से मैक्सिमम मार्क्स दिखाओ, तो कंडीशन आ जाएगी, तो सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, ठीक है ना, तो दिल्ली सिटी से मैक्सिमम मार्क्स फाइंड आउट करेगा, तो कितना आ गया देखो मैक्सिमम वहां से 95। इसी तरीके से दिल्ली से अगर मैं मिनिमम देखना चाहता हूं, तो उसके लिए मिन फंक्शन है, तो ये देखो मिनिमम 55 आ गया, ठीक है, ठीक है, तो ये मैक्स मिन सम हमारे फंक्शंस हो गए हैं, है ना। अब इसी तरीके से एक आता है काउंट फंक्शन, तो काउंट को हम ग्रुप बाय में काफी बार यूज करते हैं, तो लाइक जैसे सपोज मैं लिखा सिलेक्ट, अगर मुझे काउंट करना है हाउ मेनी रोज आर देयर, सिंपल, सबसे आसान है सिलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट और टर्मिनेट, तो टोटल कितनी रोज हैं, 6 रोज आर देयर, अगर आप टेबल को प्रिंट करेंगे तो देखिए 6 रोज ही दिखा रहा है, ठीक है ना, ये देखो 6 रोज है, और यहाँ पे भी इसने काउंट करके 6 बताया है। अच्छा अगर मैं कोर्सेज काउंट करना चाहता हूँ कि हाउ मेनी कोर्सेज आर देयर, तो सिलेक्ट काउंट एस सॉरी कोर्स फ्रॉम स्टूडेंट, तो देखिए अब देखो समझ रहे हो 5 क्यों बताया, क्योंकि नल हो गई ना वैल्यू, तो कोर्स कितने, कोर्स तो 5 ही डिफाइंड है ना, एक में नल है, नल मीन्स एम्प्टी वैल्यू, ठीक है, तो ये उन सभी रोज को काउंट करेगा जिसमें जो नॉन नल वैल्यूज हैं, रिपीटिशन हो या ना हो, रिपीटिशन वगैरह सबको काउंट करेगा, बट नल को काउंट नहीं करेगा, ठीक है, दिस इज काउंट फंक्शन। अच्छा इस तरह से एवरेज फाइंड आउट करने के लिए भी होता है, अगर मुझे मार्क्स का एवरेज निकालना, अच्छा एवरेज फंक्शन सम, इनको हम इंटीजर वैल्यूज पे ही लगा सकते हैं, है ना, तो सपोज जैसे मैंने एवरेज लगा दिया और मार्क्स कर दिया हमने, तो देखिए ये मार्क्स का एवरेज कर देगा, ठीक है। सर अगर मार्क्स में कोई वैल्यू नल होगी और हम मतलब वो निकाल रहे हैं एवरेज मार्क्स का, तो फिर वो टोटल में नहीं करेगा ना नल को काउंट। एग्जैक्टली बिल्कुल, जैसे हम देख लेते हैं, देखो अच्छा हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि हम मार्क्स को नल नहीं कर सकते ना, ओहो हाँ, चलो एक काम करते हैं हम, इसमें मैं एक और कॉलम को ऐड करता हूं, तो देखो कॉलम को कैसे ऐड करते हैं, देखो हम लिखेंगे, तो कॉलम को ऐड करने के लिए विल राइट ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ऐड ब्रैकेट ओपन कॉलम नेम, सपोज मैंने कॉलम नेम ले लिया हमने, फी ले लेते हैं हम, फी इसका डेटा टाइप इंटीजर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड टर्मिनेट, तो देखो इस केस में क्वेरी ओके हो गई, सिलेक्ट स्ट्रिक करते हैं, तो ये देखो हमारी एक और कॉलम ऐड हो गया इसमें जिसमें फी आ गई है, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू सेट कर देते हैं। अब देखो अगर मेरे को कोई भी फील्ड में वैल्यू को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, अपडेट कर रहे हैं अब हम रिकॉर्ड को, तो अपडेट कमांड भी देख लो, विल राइट अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, अपडेट स्टूडेंट सेट, वैसे सेम लाइन पे भी लिख सकते थे, सेट फी इज इक्वल्स टू, अगर मैंने लिखा सीधा 2000 और मैंने इसको यहीं पे टर्मिनेट कर दिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सभी स्टूडेंट्स की फी को 2000 सेट कर देगा, देखो टर्मिनेट किया मैंने, तो देखो इन्हें सबको कर दिया, रो मैच्ड 6 चेंज्ड 6, ठीक है, सिलेक्ट डिस्प्ले करो, तो देखो सभी की फी 2000 हो गई है,
तो जब भी हम जनरली अपडेट करते हैं तो कंडीशन के साथ करते हैं, ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमने लिखा सपोज अपडेट स्टूडेंट सेट फी सपोज 2500 वेयर, अब यहाँ पे वेयर कंडीशन लगा दी, किस रो की बात कर रहे हैं, सपोज मैंने बोला वेयर सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, तो अब यहाँ पे दिल्ली वालों की फीस 2500 हो गई है, ठीक है। इसी तरीके से सपोज हमने लिखा अपडेट स्टूडेंट फी इज इक्वल्स टू 1500, ठीक है, वेयर सिटी इज लखनऊ, ठीक है, 1 रो हो गई। सपोज एक और करते हैं, सपोज फी को नल कर देते हैं हम, जहाँ पे सिटी क्या है, लेट्स से देहरादून, ठीक है। अब जरा डिस्प्ले करो, अब देखो, अब हम इसका एवरेज निकालते हैं यहाँ पे। तो हमने लिखा सिलेक्ट एवीजी एवरेज ऑफ फी, ठीक है, एवरेज ऑफ फी। अच्छा, ये एक काम करते हैं, पहले 1 मिनट, पहले मैंने इसको देहरादून पे सेट किया ना हमने, इसको 0 करते हैं पहले हम, 0 किया, ठीक है। और मैं अब इसका एवरेज निकालता हूँ, सिलेक्ट एवीजी ऑफ फी फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। तो ये एवरेज आ गया। अब हमने किया अपडेट, अब मैं यहाँ पे इसको नल कर देता हूँ, ठीक है। अब फिर से मैं एवरेज निकालता हूँ, देखो चेंज आ गया एवरेज में, अब समझ गए ना, देखो यहाँ पे 2200 आ रहा है और पहले ये 1833.33 आ रहा है। तो समझ गए क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जब हमने 0 कर दिया था वैल्यू को, तो मतलब ये फी मैंने 0 कर दी थी देहरादून के लिए, तो मतलब इन सभी में वैल्यूज आ गई है। तो ये कितने, इसने क्या किया, इन सबको सम किया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 हैं। जब हमने नल किया मैंने एक जगह पे फी को, तो उसने क्या किया, टोटल सम किया और डिवाइड बाय 5 किया, तो तभी वैल्यू बढ़ गई है ना, ठीक है। समझ गए बात। देखो ग्रुप बाय क्या करता है, अब सपोज ये हमारी टेबल है, लेट्स से सपोज मुझे ये बात काउंट करनी है कि हर सिटी में कितने, हर सिटी से कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रजिस्टर्ड इन ईच सिटीज। तो उसके लिए कमांड कैसे लिखें, तो देखो मैं ग्रुपिंग कर रहा हूं अब, है ना, हम सिटीज के अकॉर्डिंगली काउंटिंग कर रहे हैं, उसके लिए लिखा जाएगा सिलेक्ट, आप लिखेंगे सिटी कॉमा काउंट, किसको काउंट करना है आपको, सिटी को काउंट करना है, ठीक है। तो काउंट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय, और ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंगली, नहीं सिटी के अकॉर्डिंगली करनी है, टर्मिनेट ग्रुप बाय सिटी आ जाएगा, टर्मिनेट, तो ये ऐसे आ जाएगा। समझ गए बात। तो देखो सिटी दिल्ली कितने हो गए, 3 हो गए, और बाकी सारी सिटीज के कितने, 1 है। तो दिस इज ग्रुपिंग। इसी तरीके से मैं कोर्स के लिए भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सिटी हमें डिस्प्ले करनी है, काउंट हमें सॉरी कोर्स हमें डिस्प्ले करना है, ठीक है, काउंटिंग मुझे करनी है कोर्स की, सॉरी काउंट है यहाँ पे, तो काउंट कोर्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय, ग्रुपिंग किसके अकॉर्डिंगली, कोर्स के अकॉर्डिंगली। तो देखिए अब ये कोर्स आ गए, पीसीएम के लिए 1 है, कॉमर्स 1 है, नल 0 और आर्ट्स हमारा 3 है। अब ये देखो किस ऑर्डर में दिखा रहा है, जिस ऑर्डर में, देखो पहले पीसीएम है ना, तो देखो पहले पीसीएम के लिए आया, तो पीसीएम के लिए आ गया, ठीक है। फिर कॉमर्स के लिए था, फिर ये देखो कॉमर्स आया, फिर उसके बाद नल था, क्योंकि मैं तो प्रिंट कर रहा हूँ ना, देखो ये कोर्स, ये तो अपनी सारी वैल्यूज दिखाएगा ना, तो इसलिए इसने नल दिखाया। अब नल के लिए जब काउंटिंग हुई, तो नल के लिए कोई, नल मीन्स 0, नथिंग इज देयर, ठीक है ना, तो इसलिए वो 0 दिखाएगा। फिर आर्ट्स,
आर्ट्स को देखो लास्ट में है तो वो आर्ट्स को दिखा रहा है, तो उसकी काउंटिंग कितनी है, 3 है। ठीक है, इस तरीके से हम ग्रुप बाय को यूज करते हैं। अगर ग्रुप बाय के साथ हमें कंडीशंस को लगाना है तो हम हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। सपोज मैंने कहा कि मुझे उन सभी लेट्स से कोड्स को दिखाओ जिनकी काउंटिंग 2 से ज्यादा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय के बाद हम क्या लगाएंगे, हैविंग काउंट ऑफ कोड्स, काउंट ऑफ कोड्स इज ग्रेटर देन 2, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एंटर, तो ये देखो सिर्फ अब 1 आ रहा है। ठीक है, सर हम दूसरे फील्ड के अकॉर्डिंग भी ग्रुप बाय कर सकते हैं। हाँ दूसरी फील्ड के अकॉर्डिंगली भी देखो क्वेश्चंस देखते हैं, वो हम उसमें देखते हैं। ठीक है ना, दूसरी फील्ड के अकॉर्डिंगली भी कर सकते हैं। ठीक है ना, या जो हैविंग क्लॉज है वो भी हम दूसरे के अकॉर्डिंगली भी लगा सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ग्रुप बाय है ये हमेशा एग्रीगेट फंक्शंस के साथ यूज होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले हम। ठीक है, काफी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। क्या, ठीक है, देखो अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन कार्डिनैलिटी एंड डिग्री ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो मैंने जैसे आपको बताया कि बताइए क्या होगा इसका आंसर। अच्छा, बिल्कुल इसमें हम ऐसी तरीके से करेंगे कि एक टेबल बना लेंगे स्टूडेंट, जैसे यही इवन तुम्हें पेपर में काफ़ी सारी टेबल्स बनी हुई होंगी, जैसे यही टेबल अगर हम ले लेते हैं, इसमें हम ये बोल देंगे कि इसकी डिग्री कितनी होगी, नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 1 2 3 4 5, ये 1 हो गया, 2 3 4 5, 5 इसकी डिग्री हो गई। ठीक है, और रोज कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो रोज भी इसमें 5 है, तो दैट मीन्स इसकी कार्डिनैलिटी इज 5। ठीक है ना, इस तरीके से हम बता देंगे। और कार्डिनैलिटी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ रोज वेयर एज डिग्री रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कॉलम्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग टेबल फैकल्टी एंड कोर्सेज। ठीक है, फैकल्टी आ गया, कोर्सेज आ गया। राइट एसक्यूएल कमांड फॉर द स्टेटमेंट 1 to 5। ठीक है, एंड गिव आउटपुट्स फॉर एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ दोज फैकल्टीज हुज सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000। ठीक है, फैकल्टीज की हमें डिटेल्स देनी है जिनकी सैलरी ग्रेटर देन 12,000 है, तो विल राइट सिलेक्ट, अब डिटेल्स बोल रहा है तो एस्ट्रिक फ्रॉम फैकल्टी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फैकल्टी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 12,000। ठीक है, और टर्मिनेट कर देंगे आप ऐसे, समझ गए बात। तो इस तरह से हम फर्स्ट कमांड को लिख लेंगे। अब सेकंड कमांड क्या होगी, देखो, टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ कोर्सेज हुज फी इज इन द रेंज ऑफ 15,000 to 5,000, बोथ वैल्यूज आर इंक्लूडेड। बताइए इसमें क्या होगा।